Welcome, dear learners, to our ninth lecture in the series of language philosophy. और आज हम पढ़ने वाले हैं रूसो को. अच्छा, फ्रेंच में इसके नाम को पढ़ते हैं Jean-Jacques Rousseau. You might sound it a little weird, so let's just call him Rousseau. Okay, so this is Mr. Rousseau. You can see him, the handsome, romantic philosopher of the Enlightenment era. Well, so this is Mr. Rousseau. और if you are the student of history, तो आपने पढ़ा होगा कि जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन आया था उसमें कलीदी किरदार था रॉब्सपियर का. तो ये कहा जाता है कि रॉब्सपियर वॉज इन फैक्ट इंस्पायर्ड फ्रॉम रूसो. और अगर आप रूसो का डेथ ईयर देखें, ही डाइड इन 1778. दिस इज जस्ट 1 year बिफोर द फ्रेंच रिवॉल्यूशन. फ्रेंच रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ था 1779 में, एंड देन इट कंटिन्यूड ऑन लाइक the start of the French Revolution was from these people, but the culmination of the revolution was, people say, Napoleon Bonaparte. Well, we are not going into history, so let's stick to the language philosophy of Rousseau. Primarily, इसका जो book है, which is sort of an essay on the origin of languages, ये इसका French name है. इसमें वो अपनी लैंग्वेज फ़िलासफ़ी देते हैं. ठीक है जी. इनकी जो फ़िलासफ़ी है, इट इज़ समहाउ कनेक्टेड टू ह्यूमन नेचर, सोसाइटी एंड द डेवलपमेंट ऑफ सिविलाइजेशन. अच्छा, ह्यूमन नेचर से किस तरह से क्यों है और डेवलपमेंट ऑफ सिविलाइजेशन से क्यों है. तो पहला सवाल तो ये है कि why are these the subjects of Rousseau's language philosophy. फिर हम देखते हैं कि रूसो की लैंग्वेज फ़िलासफ़ी आखिर है क्या. अच्छा, मैंने आपको पिछली भी वीडियोज़ में बताया था कि थॉमस हॉब्स और जॉन लॉक को हम सोशल कॉन्ट्रैक्ट फ़िलासफ़र्स कहते हैं. एक्चुअली रूसो भी एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट फ़िलासफ़र है. ठीक है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट फ़िलासफ़र. फिलोसोफर. ठीक है जी. अच्छा जी, इन फिलोसोफर्स में हमारे पास कौन कौन आ जाता है. हॉब्स हैं, लॉक है, और तीसरा हमारे पास रूसो खुद हैं. ठीक है जी. अच्छा, देखें, इनके अलावा बाद में सोशल कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा काम हुआ है. ठीक है, और आज तक हो रहा है. लोग सोशल कॉन्ट्रैक्ट को अपने डिस्कोर्स का बार बार पार्ट बनाते हैं. बट these three were the guys who said के जो primitive humans थे, they used to live in the state of nature. ठीक है, state of nature. और फिर ये आपको बताते हैं कि किस तरह से रियासत वजूद में आती है. ठीक है, किस तरह से इंसान जो हैं वो मिलकर एक मुआहिदा करते हैं, एक कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, और फिर एक रियासत, एक मुल्क वजूद में आता है. अच्छा, अब इस स्टेट ऑफ नेचर को डिफ़ाइन करने के लिए ना, ये तीनों फ़िलोसोफर्स क्या करते हैं कि ये ह्यूमन नेचर को डिफ़ाइन करते हैं. ये ह्यूमन नेचर को डिफ़ाइन करते हैं. अच्छा, ह्यूमन नेचर को इसके ऊपर हॉब्स का व्यू अलग है, लॉक का व्यू अलग है, रूसो का व्यू अलग है. लाइकवाइज स्टेट ऑफ नेचर के ऊपर भी हॉब्स का व्यू अलग है, लॉक का व्यू अलग है, रूसो का व्यू अलग है. हम इनकी डिटेल में नहीं जाएंगे, देन वील लाइक डाइवर्ट इनटू देयर पॉलिटिकल फिलोसफी. बट जस्ट टू बिल्ड द कॉन्टेक्स्ट ऑफ देयर लैंग्वेज फिलोसफी, लेट मी ट्राई टू टीच यू दिस थिंग एज वेल. ठीक है, तो पहली बात कि ह्यूमन नेचर, दूसरी बात कि स्टेट ऑफ नेचर, और तीसरी बात कि जब सोशल कॉन्ट्रैक्ट हुआ, तो फिर किस तरह की सोसाइटी और स्टेट यानी कि रियासत वजूद में आई, और फिर उस स्टेट और रियासत की राइट्स एंड ड्यूटीज़ की बात ये करते हैं. ठीक है जी. और फिर उन राइट्स और ड्यूटीज़ के मुताबिक उनमें ये डेवलपमेंट ऑफ सिविलाइजेशन की भी बात करते हैं. सही है जी. तो ये सारी चीज़ें वो बात करते हैं. इवन इसमें रिवॉल्यूशन की भी बात आ जाती है. हॉब्स रिवॉल्यूशन के लिए बहुत छोटा स्पेस छोड़ता है, लोग उससे थोड़ा ज़्यादा, रूसो उससे भी बहुत ज़्यादा. ठीक है,
पॉपुलर सॉवरेनिटी के स्लोगन जो हैं वो आपको रूसो की फ़िलासफ़ी में सबसे ज़्यादा मिलेंगे। और रॉब्सपियर, मैक्सिमिलियन रॉब्सपियर, जो कि रूसो का ही शागिर्द था, जिसका फ्रेंच रिवॉल्यूशन में बहुत बड़ा हाथ था, ठीक है, एज आई जस्ट टोल्ड यू। तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन का भी स्लोगन था कि लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, ओके, लिबर्टी, equality and fraternity. Now as you would see in fraternity, सॉरी इफ द स्पेलिंग ऑफ एनी वर्ड इज़ रॉन्ग, यहाँ पर आप देखेंगे तो राइट टू लाइफ की तो बात ही नहीं की गई। ये राइट टू लाइफ से, राइट टू प्रॉपर्टी से आगे निकल चुके हैं, ठीक है। राइट टू लाइफ की बात करता है हॉब्स, लॉक कहता है कि राइट टू लाइफ होना चाहिए, प्रॉपर्टी होना चाहिए और लिबर्टी होना चाहिए। बट फ्रेंच रिवॉल्यूशन में ये थोड़ा और भी आगे निकल जाते हैं। वाई? बिकॉज दे आर इंस्पायर्ड फ्रॉम रूसोज फिलोसफी, ठीक है। अच्छा, रूसो इज़ वन ऑफ द की फिगर्स इन एनलाइटनमेंट एरा, ठीक है जी। और रूसो इज द पर्सन हु एक्चुअली गेव हिज फिलॉसफी ऑन द नेचुरल ओरिजिन ऑफ लैंग्वेजेस। ये रूसो की थियोरी क्या कहती है? रूसो की थियोरी जो है नेचुरल ओरिजिन ऑफ लैंग्वेजेस के ऊपर ये कहती है कि लैंग्वेज जो है ना वो एक्सप्रेसिव थी और इमोशनल थी, और उसकी जो इवोल्यूशन है वो ह्यूमन नीड्स की वजह से हुई, ठीक है। सो रूसो इज ऑफ द पॉइंट के language originated naturally from human emotions and needs, okay. So it was not a rational or a divine process. Language की का evolve होना was not a divine process, ना ही ये कि इंसानों ने कोई बड़ा अकल का इस्तेमाल करके और उसको किसी तरह से इन्वेंट किया है, ठीक है। So it was not a conscious, a rational invention. It was rather a natural origin of language according to रूसो, ओके। सो रूसो ये कहता है कि स्पीच डिस्टिंग्विशेस मैन अमंग द एनिमल्स। वो ये कहता है कि इंसान भी जानवरों में है, मगर जानवरों में इंसानों को लैंग्वेज, या सॉरी हम ये कह लें कि स्पीच, देखिए लैंग्वेज रिटन फॉर्म में तो कम ही होती है, स्पीच में ज़्यादा होती है। तो ये स्पीच या फिर लैंग्वेज डिस्टिंग्विश करती है इंसानों को दूसरे जानवरों से। लैंग्वेज इज़ वॉट गिव्स ह्यूमन बींग्स the faculty to formulate their thoughts, to express their emotions, to transmit their experiences. ये लैंग्वेज ही है जिसकी मदद से इंसान अपने थॉट को स्ट्रक्चर कर सकता है, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस कर सकता है और अपने एक्सपीरियंसेस को आगे ट्रांसमिट कर सकता है। सो फ्रॉम दिस वी कैन कंक्लूड दैट रूसो बिलीव्ड दैट लैंग्वेज इवॉल्व्ड फ्रॉम प्रिमिटिव क्राइज एंड जेस्चर्स इनटू मोर कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स एज ह्यूमन सोसाइटीज became more sophisticated. अच्छा, दूसरी चीज़ हम इसकी देखते हैं, थियरी ऑफ म्यूजिक एंड लैंग्वेज। ये भी इसकी पहली थियरी से ही कनेक्टेड है, ठीक है। इसमें रूसो क्या कहता है? इसमें रूसो ये कहता है कि द फर्स्ट लैंग्वेजेस वर सिंगिंग एंड पैशनेट बिफोर बीइंग सिंपल एंड मेथोडिकल, ओके। दे एक्सप्रेस्ड द इमोशंस मोर देन द थॉट्स, ठीक है। यानी कि लैंग्वेजेस जो स्टार्टिंग में थी उनका काम, ओके, थॉट्स को तो स्ट्रक्चर करते थे, मगर ये उनका प्राइमरी पर्पस नहीं था, ठीक है। उनका प्राइमरी पर्पस ख्यालात को ट्रांसमिट करना भी नहीं था। उनका प्राइमरी पर्पस था एक्सप्रेस करना, जो कुछ भी आप कहना चाहते हैं, जो इमोशंस आप जो है ना वो ट्रांसमिट करना चाहते हैं, उन इमोशंस को एक्सप्रेस करना वाज द प्राइमरी पर्पस ऑफ यू नो व्हाट द फर्स्ट लैंग्वेजेस। सो ही ड्रू अ पैरेलल बिटवीन द डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज एंड म्यूजिक। He argues that early human communication was musical and melodic, ठीक है। तो वो ये कहता है कि जो अर्ली ह्यूमन बींग्स है ना वो म्यूज़िक में बात करते थे, वो टिटोनिक लैंग्वेजेस में बात करते थे, वो इंटोनेशन का इस्तेमाल करते थे, ठीक है, ताकि वो अपने इमोशंस को शेयर कर सकें। ऐसे इमोशंस भी जो है ना वो ट्यून्स में बेहतर तरीके से शेयर होते हैं। वी ऑल नो दैट। So Rousseau was the person who actually, you know what, talked on that and gave a proper theory about that. So this idea emphasizes that expressive and emotive origins of language. Well, it is contrasting with the later development of more structured and rational forms of communication as well, but this is what it is. This is Rousseau's philosophy. Alright, so language and social development. Rousseau linked the development of
लैंग्वेज टू द ग्रोथ ऑफ ह्यूमन सोसाइटीज़, यानी कि जैसे जैसे इंसानों की लैंग्वेजेस ग्रो करती गई, सोफिस्टिकेट होती गई, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बनती गई, उसी तरह से सोसाइटीज़ भी जो है ना वो बढ़ती गई। और जैसे जैसे सोसाइटीज़ ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हुई, सोसाइटीज़ में ह्यूमन की नीड्स बढ़ी, तो उन बढ़ती हुई नीड्स के लिए लैंग्वेज भी इवॉल्व करती रही। सो इट इज़ लाइक अ साइमल्टेनियस प्रोसेस, ठीक है। Language and societies grew together from simple to complex. All right, so this process involved a shift from natural expressive languages of early humans to the more abstract and conventional languages of the civilized societies. जिस तरह से civilization जो है वो वजूद में आई, उसी तरह से civilized languages भी वजूद में आई, ठीक है। तो रूसो ये कहता है कि it is society that develops and differentiates language. इट इज़ लैंग्वेज दैट कंस्ट्रक्ट्स एंड ऑर्गेनाइजेज सोसाइटी। देखें वही बात हो रही है कि लैंग्वेज ऑर्गेनाइज और स्ट्रक्चर करती है सोसाइटी को, कंस्ट्रक्ट करती है सोसाइटी को, और सोसाइटी डेवलप और डिफरेंशिएट करती है लैंग्वेज को। ये अपनी इसी किताब ऐसे ऑन द ओरिजिन ऑफ लैंग्वेजेस में कहता है, ठीक है। सो दिस पर्सपेक्टिव इन फैक्ट हाइलाइट्स the reciprocal relationship between language and social structure within, okay, with each influencing and shaping the other, ठीक है। It is just like a language and society, language and society, okay। now ये जो दो वेरिएबल्स हैं ये इंटरडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, ठीक है। लैंग्वेज कॉम्प्लेक्स होती है, उसकी वजह से सोसाइटी कॉम्प्लेक्स होती है। सोसाइटी अगर डेवलप करती है तो उसके नतीजे में लैंग्वेज डेवलप करती है। फाइन, सो लेट्स सी व्हाट एल्स डज रूसो से। रूसो हैज़ गिवन अ क्रिटिक ऑन मॉडर्न लैंग्वेज एज वेल। रूसो was critical of modern languages, which he believed that had become overly abstract and detached from their natural origins, ठीक है। अब ये इनकी क्रिटिक भी क्यों करता है? ये क्रिटिक इसलिए करता है क्योंकि ये कहता है कि ये कुछ ज़्यादा ही एब्स्ट्रैक्ट हो गई हैं और वो अपनी नेचुरल ओरिजिन्स से डिटेच हो गई हैं, ठीक है। ही आर्ग्यूड दैट कंटेम्प्रेरी लैंग्वेजेस लैक्ड द इमोशनल एक्सप्रेसिवनेस एंड इमीडिएसी ऑफ अर्ली ह्यूमन लैंग्वेजेस। वो ये कहता है कि लैंग्वेज के जो दूसरे एस्पेक्ट्स हैं वो ज़्यादा डेवलप हो रहे हैं, जबकि उनकी जो इमोशनल एक्सप्रेसिवनेस है उसके ऊपर ज़्यादा तवज्जो इंसान अब नहीं दे रहे, जिसकी वजह से ही इज़ यू नो वर्ड क्रिटिकल ऑफ मॉडर्न लैंग्वेजेस एज वेल। देखते हैं कि वो अपने वर्ड्स में क्या कहते हैं। लैंग्वेजेस एज दे हैव बीन रिफाइंड एंड डेवलप्ड हैव लॉस्ट देयर ओरिजिनल फोर्स एंड एनर्जी। लैंग्वेज देखें, लैंग्वेजेस जैसे कि रिफाइन हुई और डेवलप हुई तो उन्होंने क्या किया? They lost their original force and energy. लैंग्वेजेस जिस तरह से डेवलप हुई तो डेवलप होने के प्रोसेस में उन्होंने अपनी ओरिजिनैलिटी खो दी। They have become more abstract, less vivid and less directly expressive of human feelings. There's something we earlier said. So Rousseau's critique reflects his broader romantic idealization of nature and his belief in corrupting influence of society. अच्छा देखें, रूसो जो है ये एक रोमांटिक फिलोसोफर है। रूसो एक रोमांटिक फिलोसोफर है, तो वी कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम हिम कि वो अपनी लैंग्वेज की फ़िलोसफी में भी जो है ना वो चीज़ों को बहुत ज़्यादा रोमांटिसाइज कर देता है। सही जी, ही इज़ अ रोमांटिक फिलोसोफर, फेयर इनफ। सो इसके की वर्क्स कौन से हैं? यही है भाई इसका की वर्क, ऐसे ऑन द ओरिजिन ऑफ लैंग्वेजेस। वैसे इसका की वर्क एक है, रूसो की बहुत बेहतरीन किताब है। आई वुड हाईली रिकमेंड यू टू रीड इट। द बुक इज़ कॉल्ड सोशल कॉन्ट्रैक्ट, सोशल कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, जिसमें वो अपनी सारी पॉलिटिकल फिलोसफी देता है। इट्स अ ब्रिलियंट बुक, ओके। और इसमें भी वो लैंग्वेज का पार्ट तो आ ही जाता है ना, कि जहाँ पर language of the social contract is very much important. The words of the social contract are very, very much important according to Rousseau, and the concept of general will is again very much important. If you study this book, you would come to know more about Rousseau. लेकिन उसकी लैंग्वेज फिलोसफी प्रीडोमिनेटली ऐसे ऑन द ओरिजिन ऑफ लैंग्वेजेस में है। इस बुक की हम थोड़ी स्ट्रक्चर देख लेते हैं।
ओके। इसमें रूसो ने इसको कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर किया है कि चैप्टर 1 में वो जनरल रिफ्लेक्शंस देता है, चैप्टर 4 में वो प्रोग्रेस ऑफ लैंग्वेज के ऊपर बात करता है, चैप्टर 9 में वो लैंग्वेजेस इन देयर रिलेशन टू आइडियाज़ के ऊपर बात करता है, वही चीज़ जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा फिलोसोफर्स बात करते हैं, ठीक है। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, बहुत रेयर और बहुत अमेजिंग चीज़ जो कि रूसो करता है, दिस इज़ द इन्फ्लुएंस ऑफ क्लाइमेट ऑन लैंग्वेज, कि क्लाइमेट का लैंग्वेज के ऊपर क्या असर पड़ता है। रूसो टॉक्स अबाउट दैट एज वेल इन इस चैप्टर नंबर 12, ठीक है, जिसमें वो ये देखता है कि इन्वायरमेंटल फैक्टर्स जो हैं वो किस तरह से इन्फ्लुएंस करते हैं द डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेजेस को। वेल, इसका इन्फ्लुएंस और लेगेसी हम देखें तो इट्स अगेन लाइक really diverse and vast. He was a romantic philosopher, and his romantic idealization of natural language has resonated with later romantic and existentialist philosophers who shared his concerns about the alienating effects of modern civilization. Well, Jean-Jacques Rousseau अपनी किताब ऐसे ऑन दी ओरिजिन ऑफ लैंग्वेजेस में ये सारी बातें करता है जो कि हमने अभी डिस्कस की हैं। वो ओरिजिन ऑफ द लैंग्वेज के ऊपर बात करता है, वो उनकी नेचुरल क्वालिटीज़ के ऊपर बात करता है, वो उनकी एक्सप्रेसिव फंक्शंस के ऊपर बात करता है, वो मॉडर्न लैंग्वेजेस की क्रिटिक देता है एंड सो ऑन। कोई भी बात समझ में नहीं आई है तो कमेंट सेक्शन में हमसे ज़रूर पूछें। वीडियो अच्छी लगी है तो थंब पर क्लिक कर दें, इससे यूट्यूब एल्गोरिथम को हेल्प मिलती है हमारी वीडियो दूसरे लर्नर्स तक पहुंचाने में। चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को हिट कर दें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। मगर हाँ, एक चीज़, ये वो बुक्स हैं जो कि अगर आप ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं टू नो अबाउट रूसोस लैंग्वेज फिलोसफी तो आपको पढ़नी चाहिए। एक तो यही किताब जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, और इसके अलावा द डिस्कोर्सेस एंड अदर अर्ली पोलिटिकल राइटिंग्स अगेन बाय रूसो हिमसेल्फ, एंड देन this one by Dent, Rousseau Dictionary. Alright, so that's it. See you in the next video. Until then, keep watching your language tutor. Thank you.